सुनामी कुदरत की शायद सबसे ताकतवर और खौफनाक कुव्वतों में से एक। सोचिए ज़रा, पानी की एक ऐसी दीवार जो साहिलों से टकराती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को, हर शय को नीस्त नाबूद कर देती है। लेकिन क्या हो अगर इस तबाही से बचने के लिए हमारी जो सबसे बड़ी कोशिश है, यानी वो ऊंची ऊंची समुद्री दीवारें, वो दरअसल मसले को और बिगाड़ रही हों। तो आइए आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 2,30,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2004 में बहरे हिंद के सुनामी में बुझ जाने वाली जिंदगियों की तादाद है। एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले से। सोचिए, सिर्फ एक वाकया, लेकिन उसने 17 मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया और 17 लाख लोगों को बेघर कर दिया। ये वाकया तारीख की सबसे हौलनाक कुदरती आफात में से एक बन गया, और इसने हमें ये भी याद दिलाया कि समंदर की बेपनाह ताकत के सामने हम इंसान कितने बेबस हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक सुनामी की लहर में इतनी तबाही मचाने की ताकत आती कहाँ से है? चलें इसको समझते हैं। ये बात बड़ी हैरानकुन है कि गहरे समंदर में सुनामी की लहरें एक जेट तैयारे जितनी तेज रफ्तार हो सकती हैं, लेकिन वहाँ ये तकरीबन महसूस भी नहीं होती। असल ड्रामा तो तब शुरू होता है जब ये लहरें साहिल के करीब कम गहरे पानी में पहुँचती हैं। यहाँ उनकी रफ्तार कम होती है और उनकी सारी की सारी तवानाई उनकी ऊंचाई में बदल जाती है, और फिर ये सिर्फ एक लहर नहीं रहती, बल्कि 100 फुट से भी ऊंचा पानी का एक पहाड़ बन जाती है जो सब कुछ तबाह करने आ रहा होता है। अच्छा, तो इतनी ज़बरदस्त ताकत पैदा कहाँ से होती है? इसका जवाब ज़मीन की सतह से मीलों नीचे छुपा हुआ है। दुनिया की तकरीबन 80% सुनामी इन्हीं मेगा थ्रस्ट ज़लज़लों की वजह से आते हैं। ये दरअसल वो जगह होती हैं जहां ज़मीन की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है। और जब इनमें से एक अचानक अपनी जगह से हिलती है तो बेतहाशा तवानाई खारिज होती है। ये पूरा अमल समझें कि 4 मरहलों में होता है। पहला, प्लेटों के किनारे एक दूसरे में अटक जाते हैं और कई दहाइयों बल्कि सदियों तक इनमें शदीद दबाव बनता रहता है। फिर दूसरा मरहला, अचानक ये जोड़ टूटता है और प्लेटें फिसलती हैं, जिससे बेपनाह तवानाई निकलती है। तीसरा, ये झटका समंदर के फर्श को एकदम से ऊपर या नीचे धकेल देता है। और चौथा, इससे बहुत बड़ी मिकदार में पानी अपने जगह से हटता है और बस इसी लम्हे सुनामी जन्म लेता है। अब इतने बड़े कुदरती कहर के जवाब में इंसानों ने एक बड़ा सीधा साधा और मंतकी हल निकाला। समंदर और आबादी के बीच में एक दीवार खड़ी कर दो। एक सदी से भी ज्यादा अरसे से साहिली आबादियों ने खास तौर पर जापान में समंदर को रोकने के लिए बड़े बड़े दिफाई इंतजामात किए हैं। इन भारी भरकम दीवारों पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, सिर्फ इस एक उम्मीद पर कि कंक्रीट की ये रुकावटें उन्हें समुंदर के कहर से हमेशा के लिए बचा लेंगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी बहस छुड़ जाती है, क्या ये दीवारें वाकई काम करती हैं? इनके हक में दलील तो बड़ी सीधी सी है कि एक ठोस रुकावट लहरों को रोकेगी, सैलाब को कम करेगी और जानें बचाएगी। लेकिन इसके खिलाफ दलील ये है, और ये काफ़ी ख़तरनाक है, कि ये दीवारें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ के एक झूठे एहसास में मुब्तला कर देती हैं। इसकी वजह से वो निशीबी यानी निचले इलाकों में बेफिक्री से तामीरात शुरू कर देते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जो आदाद व शुमार हमारे सामने आए वो एक ऐसी हकीकत बताते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करती है। तो क्या ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग के मंसूबे वाकई लोगों को ज़्यादा महफूज बनाते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंसदानों ने जापान में आने वाले सुनामियों के डेटा का गहरा तज्जिया किया, और जो नताइज सामने आए वो वाकई हैरानकुन थे। इस तहकीक से एक चौंका देने वाली हकीकत सामने आई। तमाम समंदरी दीवारें एक जैसा काम नहीं करती। दरहकीकत जिन इलाकों में दीवारें 5 मीटर से कम ऊंची थीं, वहां नुकसान की शरह ज़्यादा पाई गई। सिर्फ वो दीवारें जो 5 मीटर से बुलंद थीं, वो ही कुछ हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाईं। जी हाँ, 5 मीटर यानी तकरीबन 16 फुट। ये वो अहम हिस्सा है जो डेटा के मुताबिक फ़ायदे और नुकसान के दरमियान एक लकीर खींच देता है। इससे कम ऊंचाई और दीवार फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इस तज़ाद की वजह क्या है? ऐसा लगता है कि छोटी दीवारें लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वो महफूज हैं,
جس کی وجہ سے وہ ساحل کے قریب مزید تعمیرات کرتے ہیں اور وارننگ ملنے کے باوجود وہاں سے نکلنے میں سستی برتتے ہیں۔ پھر جب سونامی ان چھوٹی دیواروں کو پھلانگ جاتا ہے تو نتیجہ کہیں زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ تو اس سب سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سونامی سے بچاؤ کا مسئلہ صرف کانکریٹ کی دیواریں کھڑی کرنے سے حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اس سے کہیں آگے سوچنے کی ضرورت ہے، ایک زیادہ جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں کہ صرف کانکریٹ کافی نہیں ہے۔ حقیقی مضبوطی اور تحفظ کے لیے ہمیں دفاع کی کئی تہیں بنانی ہوں گی۔ ایک ایسا دفاع جس میں صرف انجینئرنگ ہی نہیں بلکہ فطرت اور انسانی رویے سب کو شامل کیا جائے۔ اس جامع حکمت عملی میں کئی چیزیں شامل ہیں، جیسے ساحلی جنگلات لگانا جو قدرتی رکاوٹوں کا کام کرتے ہیں، جدید وارننگ سسٹم جیسے ڈارٹ پوائز جو کھلے سمندر میں ہی لہروں کا پتہ لگا لیتے ہیں، اور سب سے اہم کمیونٹیز کو تیار کرنا، انہیں اخلاقی تربیت دینا، خطرے والے علاقوں کی نشاندہی کرنا اور انہیں قدرتی علامات جیسے زمین کا ہلنا یا سمندر کا اچانک پیچھے ہٹنا پہچاننا سکھانا۔ یہ سب مل کر ایک مضبوط دفاع بناتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ دیواریں ہونی چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارا بہترین دفاع کس چیز سے بنتا ہے؟ کیا وہ صرف کنکریٹ سے بنتا ہے یا پھر علم، تیاری اور کمیونٹی کی اجتماعی طاقت سے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔